बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जज अरशद मलिक को बरतरफ़ करने के हवाले से जो फ़ैसला आया उस पर मैंने 3 वीडियोज़ में उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की, लेकिन मरीम सफ़दर साहिबा के ट्वीट्स पर बात नहीं हो सकी थी। उन्होंने जो ट्वीट्स किए उस पर बात करते हैं। और साथ ही कल एक और फ़ैसला सामने आया था कि सिंध हुकूमत ने JITs को पब्लिक करने का जो फ़ैसला किया उस पर हम बात करेंगे। पहले मरीम साहिबा पे बात कर लेते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मरीम साहिबा की आप वो जो लफाजी है, जो ट्वीट्स हैं, कैसे उन पर एतबार किया जा सकता है जब पहले उनके दावों की और उनकी धमकियों की, उनके वादों की वो हकीकत जो है वो सबके सामने आ चुकी है। आपको याद होगा मरीम साहिबा कहती थी डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हमने इनकी पूरी जमात को लेटते हुए देखा जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के वोट देने की बारी आई, किस तरह से ये लेट गए और इन्होंने वोट को इज़्ज़त देने की बजाय बकौल फैसल वोडर साहब के उन्होंने बूट को इज़्ज़त दी। और आपको याद होगा कि उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो बूट ले आए थे और उन्होंने बूट जो है वो टेबल के ऊपर रख दिया था। पूरे नूली का बयानिया ये था कि जो कुछ किया गया है वो सिलेक्टर ने किया है। इमरान खान सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट किया गया है। और जिस सिलेक्टर को वो गालियाँ देते थे, जिनको वो खलाई मखलूक कहते थे, जिनको नादीदा क़ुव्वतें कहते थे, उन्हीं के आगे जिस तरह से सर झुकाए वोट डाला वो सबके सामने है। तो अब मैं कल से मैं तो ये देख रहा हूँ कि मरीम साहिबा, अच्छा एक चीज़ वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहले जो मरीम साहिबा के व्हाट्सएप के ऊपर जो वो थे, जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शुमार किए जाते हैं एंकर्स, वो ग्रुप में नहीं है लेकिन मतलब जिनका कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे रब्ता है, तो वो क्योंकि ये एक टर्म है कि व्हाट्सएप के सहाफ़ी जो व्हाट्सएप पे रब्ते में रहते हैं। पहले जब मरीम साहिबा की ट्वीट आती थी ना तो उनकी जान में जान आ जाती थी। वो उसको एंजॉय करते थे, वो एक्साइटेड होते थे, वो खुशी मनाते थे, उनके चेहरों पे रौनक आ जाती थी। अब वो सूरत हाल नहीं है। और पहले तो वो होता था, वो जिस तरह एक शेर भी है कि उनके आने से जो आ जाती है, क्या उनके आने से जो आ जाती है पता नहीं चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो बेगम की तरफ देखा है कि वो शायद बता दे, लेकिन वो हैंड फ्री लगा के वो मसरूफ़ है, वरना उसको शेर काफ़ी याद होते हैं। तो अब वो भी समझ गए हैं जो मरीम साहिबा के हामी एंकर्स हैं, उनको भी पता है कि ये ड्रामा है, फ्रॉड है, ये आती हैं चली जाती हैं। और इसलिए अब वो भी कोई और कंधा ढूंढ रहे हैं। इसलिए आजकल बिलावल के बहुत करीब हो रहे हैं ताकि बिलावल साहब के साथ उनके को राब्ते शाब्ते हो जाएं व्हाट्सएप पे, ताकि उनके जो है ना इमरान खान के किसी एक मुखालिफ के कैंप में तो वो होना जहाँ से उनको हर तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया जाता रहे। अब उन्होंने कल जो ट्वीट की हैं वो ये कहती हैं कि आज का फ़ैसला बेशक सच की फ़तह है और झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं, अदल व इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया है। हालांकि अरशद मलिक की वजह से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मैंने अभी इससे पहली वीडियो में बताया आपको कि पूरी जो अदलिया है, पूरी जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, उनमें जो ईमानदार जजेज़ हैं उनका सारे शर्म से झुक गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं। और साथ वो कहते हैं कि ये एक दाग है निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि एक जज जो है सज़ा याफ्ता मुजरिम, एक क्योंकि उससे पहले नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम थे एक केस में, उस सज़ा याफ्ता मुजरिम को ना सिर्फ जाकर मिल रहा है बल्कि उसका केस जिसका सुन रहा है या जिसका केस सुना है उसको जाके मिल रहा है, और उसके बेटे को मिलने मदीना शरीफ जा रहा है। ये हालत है और ये वो कह रही है कि दाग धुल गया है। वो कहती हैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है जिसके यहाँ ना देर है ना अंधेर है। मुझे इस बात पे वैसे अफसोस होता है कि अपनी करप्शन, लूट मार और इस तरह की चीज़ों में जब अल्लाह के रसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की मिसालें भी एक दो बार इन्होंने दी, ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर लोग हराम से बड़ा घर बना के, सही लूट मार करके, करप्शन करके, हराम कमा के, लोगों का हक मार के, बड़ा घर बना के ऊपर एक तख्ती लगा देते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। यार क्या हो गया है? खुदा को खौफ करो। हराम कमा के और फिर कहते हो कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है, उसकी रहमत है। ये भी वो अल्लाह का नाम बहरहाल इसमें नहीं लेना चाहिए था। बाकी जो ड्रामे करने करें। वो कहती हैं अबदलिया के वक़ार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फ़ैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। यकीन करें अगर उनके फ़ैसले ख़त्म कर देना तो उसमें भी ये फंस जाएंगे। फिर ख्वाजा हारिस साहब को 1.5-2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, फिर पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक है। फिर नवाज शरीफ वहीं वापस पेशियाँ भुगतें, उसी तरह से हिसाब अदालत लगे, उसी तरह 1.5-2 करोड़ रुपया दें वो ख्वाजा हारिस साहब को। हम तो रोज़ या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बजाय हिसाब अदालत चले जाएंगे, वहाँ भी रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ भी रिपोर्टिंग करनी है। और ये चलो अरशद मलिक ने तो फिर भी एक में बरी कर दिया, एक में कम सज़ा दी। अगर ईमानदारी के साथ सुना गया तो हो सकता है दोनों में सज़ाएँ और 14-14 साल की हों। फिर वो कहती हैं कि 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही
पर वक्त का फ़ैसला आ गया है। और वो कहती हैं कि साथ मोहतरम जज साहबान ने जज की बरतरफी के ज़रिए वाज़ेह कर दिया है कि नवाज शरीफ को किस तरह सज़ाएँ दी गई। अभी तहरीरी फ़ैसला आने दें, इतनी जल्दी ना करें। रसगुल्ले खाने में और फ़ैसला सुनाने में आप बहुत जल्दी कर देते हैं। वो कहती हैं इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता पहले, बल्कि वो कहती हैं कि आइन और कानून के एहतराम का दर्स देना बहुत आसान है। ये जानते हुए कि आप बेकसूर हों, जानते हुए कि जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, अपनी शरीक हयात को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर कानून के सामने सर झुका देने के लिए नवाज शरीफ का जिगर और हौसला चाहिए। अल्लाह बेगुनाह और बहादुर लोगों को तनहा नहीं छोड़ता, फिर अल्लाह को ले आई हैं। नवाज शरीफ कहाँ से बेगुनाह हैं? नवाज शरीफ कहाँ पे बहादुर हैं? नवाज शरीफ डील करके अब भी इदारों के साथ मामला तय करके और नवाज शरीफ जो है वो रियायतें लेकर और बाहर चले गए, और अभी वो कहती हैं कि जी वो बड़े बहादुर हैं और वो बेगुनाह है। बेगुनाह कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, कई बार उनको झूठा बददियानत लिखा गया है। एहसाब अदालत के 3 रेफरेंसेस में से 2 में सज़ा याफ्ता मुजरिम में, 1 में उनको बरी किया गया, वो भी चैलेंज किया हुआ है। और वो फिर वो पुरानी बात ले आई है कि वो अहलिया को छोड़कर आए थे, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करें उनकी अहलिया की और मरीम साहिबा की वालदा की। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ के पास कोई और चारा नहीं था वापसी के अलावा। अगर नवाज शरीफ वापस आकर सरेंडर ना करते तो उनके केसेस जो हैं उसके बाद उनके पास रेमेडी ना रहती, वो अपील ना कर सकते, हमेशा के लिए वो फ़ैसला बरकरार रहता और उसके बाद नवाज शरीफ वतन कभी वापस ना आ सकते। वो कहते हैं कि इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता, मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है कि जिस तरह जज को बरतरफ किया गया है उसी तरह उसके बदउनवान फ़ैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ 10 बार भी आप फ़ैसले कलअदम करके भेज दें, फ़ैसला वही आना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास ना सबूत है ना मनी ट्रेल है, और मनी ट्रेल और सबूत हलाल के पैसों के होते हैं। जो किकबैक्स, करप्शन और हराम के पैसे होते हैं उनके सबूत जो हैं वो नहीं होते, और अब आप सबूत घड़ भी नहीं सकते। एक सबूत घड़ा था ना कतरी खात, उसका जो हशा नशर हुआ है अदालतों में वो सबके सामने है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त बात की है। वो कहते हैं कि मरीम साहिबा को और कितनी रियायत चाहिए, सज़ा याफ्ता मुजरिम हो के उनके वालिद वहाँ पे लंदन में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ये तो कह रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की हुकूमत जो है वो भी कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रही नवाज शरीफ को लाने के वाले से। और दूसरा, जहाँ तक मरीम साहिबा की बात कर रहा था, एक तो मैं पिछली वीडियोज़ में तफसील से बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, मरीम के केसेस पे क्या असर होगा, नवाज शरीफ के केसेस पे किस केस पे क्या असर होगा, इस सारे चीज़ का। लेकिन हैरत होती है कि ये वही मरीम सफदर साहब हैं जिनके वालिद बेनज़ीर के ख़िलाफ़ और आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ फ़ैसलों के लिए उनको मलिक क़य्यूम को फ़ोन कर रहे थे और उन्हें फ़ोन करके कह रहे थे कि ये फ़ैसला ऐसे ना करो, ऐसे करो। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि अदलिया को अब अपना ना सिर्फ मतलब एहतसाब तो होना भी चाहिए, लेकिन इस्लाहात करनी चाहिए हुकूमत और अदलिया को मिल के। ये बहुत अच्छा उनका है और अच्छी उनकी राय है। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया हुआ था। इसके बाद दूसरा टॉपिक है वो है JITs। 3 JITs सिंध हुकूमत जो है वो पब्लिक करने जा रही है। वो JITs जो साल से दबाई हुई थी, वो क्यों पब्लिक की जा रही हैं, इसके 2 मेरे जहन में और मेरे तजिए में, मेरे तबसरे में, वो मेरी राय में 2 उसकी वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर है जब इमरान खान की हुकूमत बार बार क्रेडिट ले रही है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की, उन्होंने और जो है वो चीनी की रिपोर्ट पब्लिक, आटे की रिपोर्ट, गंदम की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स और भी कुछ रिपोर्ट्स आई वो पब्लिक की, PIA वाले जो था वो पब्लिक की। तो एक तो सियासी एक दबाव बढ़ता है कि वो तो पब्लिक किए जा रहे हैं रिपोर्टें और आप पब्लिक नहीं कर रहे। दूसरा इसका कानूनी एक पहलू है, वो ये है कि पहले सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया जनवरी 2020 में। मैंने अभी शाहिद हुसैन साहब की वीडियो सुनी और उनकी वीडियो जो है उसमें काफ़ी उन्होंने तफसील बताई हुई है। मैंने शाहिद हुसैन साहब की वीडियो जो है वो कम्युनिटी पेज पे शेयर भी की है। 2020 में अली जैदी साहब की दरख्वास्त पर जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप रिपोर्ट पब्लिक कर दें। हालांकि ये कहते रहे कि जी वो मुल्क की सलामती का मसला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर रिपोर्ट जो है वो सील लिफाफों में वो चैम्बर में दी गई, जजेस ने देखी, जजेस ने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है, फैसला आ गया कि पब्लिक कर दे, पब्लिक ना की गई। फिर अली जैदी साहब सिंध हाई कोर्ट चले गए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना। फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया। फिर उसके बाद सिंध हुकूमत जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला अगर आ जाए कि पब्लिक कर दें, फिर हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब ये खुद पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन जैसे शाहिद हुसैन साहब ने कहा, जैसे अली जैदी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद हम देखेंगे कि आया ये ओरिजिनल रिपोर्ट है या कोई और रिपोर्ट है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें ISI और MI के नुमाइंदों ने तो दस्तखत कर दिए थे, लेकिन पुलिस के या कुछ और इदारों के लोगों ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जब ये मंडे को ये रिपोर्ट सामने आएंगी यानी परसों, फिर हम देख सकेंगे कि इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ है
और ख़ास तौर पे उज़ैर बलोच की GIT का शिद्दत से इंतज़ार है। एक GIT रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट कर भी रही है व्हाट्सएप ग्रुपों में। देखते हैं कि ये वही व्हाट्सएप जो ग्रुपों में है वही GIT रिपोर्ट होती है, कोई और होती है। तो परसों इस हवाले से बेहतर तौर पर पता चल सकेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।